नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है IRGK क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पशु परिचय भर्ती 2024 का जो पार्ट बी है, उसके जो MCQ सीरीज अपन चला रहे हैं, उसके अपन क्लास नंबर आज 4th रहेगी और टॉपिक है पशुओं की उम्र ज्ञात करना। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला वो है पशुओं की उम्र ज्ञात करना और उससे संबंधित अपने कम से कम 30 प्रश्नों को देखेंगे। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, उससे संबंधित 30 जो प्रश्न हैं उसको लेकर आए हैं। तो एक बार सेशन को आप शेयर भी कर दें और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक आप सेशन को ज़रूर पहुँचाएँ। और बात करें अपन तो अगली अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो जो इससे पहले क्लासें ली गई है उनको भी एक बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी टॉप क्वेश्चन बन पाते थे उन सभी प्रश्नों को अपन लेकर आ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का रिवीजन भी कर रहे हैं और यही उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? और साथ-साथ में आपको शॉर्ट वीडियो भी मिल रहे होंगे पशु परिचय भर्ती से रिलेटेड। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। तब तक आप सेशन को शेयर जरूर कर दें। पहला प्रश्न है आज का अपना कि पशु का चुनाव करना चाहिए। पशु को चुनाव करना चाहिए, यानी अगर पशु खरीदना है अपन को तो किस आधार पे चुनाव करेंगे? दूध उत्पादन देखकर तो बिल्कुल सही है कि पशु कितना दूध उत्पादन कर रहा है, पशु कितना दे रहा है दूध, सालाना कितना देगा, या फिर अपन बात करें कितने समय तक देगा या कितने लीटर देता है पर डे के हिसाब से। तो दूध उत्पादन देखकर भी पशु का चुनाव करना चाहिए। अगर हमें जैसे गाय खरीदनी है या बकरी खरीदनी है या भैंस खरीदनी है तो उनका दूध उत्पादन हमें देखना चाहिए। फिर हमें वंशावली पंजिका से चेक करना चाहिए इनका वंश कैसा है, एक्चुअल में क्या क्या गुणधर्म है, वो सारी जानकारी मिल सकती है। गुणांकन तालिका से हमें ये जानकारी मिलती है कि उसका भार कितना है एक्चुअल में। ठीक है, इसके बाद में उसका उत्तम है, यानी उत्तम प्रकार का पशु है वो, या फिर सामान्य है, सामान्य प्रकार का पशु है। ठीक है, उस प्रकार की जानकारी मिल सकती है हमें। यानी यहाँ बात करें तो दूध उत्पादन देखकर, वंशावली पंजिका से देखकर और गुणांकन तालिका से देखकर, ये तीनों बातें देखकर हमें किसी भी पशु को खरीदना चाहिए, उस पशु का चुनाव करना चाहिए। तो ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पे सही आंसर। आज का अपना दूसरा प्रश्न है कि पशु के पूर्वजों के गुणों का पता किससे लगाते हैं? तभी मैंने आपको बताया, अगर पशु के गुणों के बारे में पता करना है तो इसकी जो वंशावली आ रही है, जो वंशावली पंजिका है, उसमें रिकॉर्ड होगा पशु के क्या क्या गुण है, वो किस तरह से व्यवहार करता है, कितना लीटर दूध देगा, ठीक है, कितनी आयु तक जिएगा, कितने दांत होंगे, वो सारी की सारी जानकारी में उस वंशावली पंजिका से मिल सकती है। उनके गुणों की जानकारी हमें चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या देखना होगा? वंशावली पंजिका देखनी होगी। क्या देखनी होगी? उसकी वंशावली पंजिका को चेक करना होगा। फिर आज का अपना जो तीसरा प्रश्न उसकी बात करें, गाय भैंस के चुनाव करने की सर्वाधिक प्रचलित व सही विधि कौन सी है? अगर गाय को या भैंस का खरीदना है अर्थात उसका चुनाव करना है तो एकदम सही कौन सी विधि और सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो ये गुणांकन तालिका विधि। इसमें क्या दे रखा है कि सामान्य पशु कौन सा होगा, उत्तम कौन सा होगा, सर्वोत्तम कौन सा होगा। उनके अंग निर्धारित हैं। उनके क्या है? अंग निर्धारित। जैसे कि अगर बात करें तो 0 से 50 अंक की बात कर लेते हैं। 0 से 50 अंक। फिर बात करें 50 से 75 अंक की बात कर लेते हैं और 75 से 100 अंक की बात कर लेते हैं। ये 3 कैटेगरी होती है। इसके अलावा भी और अपन कैटेगरी में इसको सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर 0 से 50 अंक है अंक तालिका में, जो अंक तालिका गुणांक है उसमें अगर 0 से 50 अंक है तो वो सामान्य पशु होगा। कैसा पशु होगा? वो सामान्य पशु रहेगा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अगर 50 से 75 अंक दिए गए हैं गुणांक अंक तालिका में तो वो उत्तम प्रकार का होगा। कैसा होगा? उत्तम पशु होगा। इसके अलावा अगर देखें अपन कि 75 से 100 अंक, क्या बात करें, 75 से 100 अंक है तो वो सर्वोत्तम प्रकार का होगा। कैसा होगा? सर्वोत्तम प्रकार का पशु होगा। तो ये हमें 3 कैटेगरी, यहाँ से ये 3 प्रश्न हमें नए मिले हैं कि 0 से 50 अंक दे रखा है तो सामान्य पशु होगा, 50 से 75 अंक है तो वो उत्तम पशु होगा और 75 से 100 है तो वो सर्वोत्तम पशु होगा। कैसा होगा? सर्वोत्तम पशु माना जाता है। आगे बात करते हैं, इन क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं अपन कि पशु के पूर्वजों के गुणों का पता करना है तो किससे करेंगे? वंशावली पंजिका से। किसके माध्यम से कर सकते हैं अपन? वंशावली पंजिका के माध्यम से कर सकते हैं। फिर बात करें अपना तीसरा प्रश्न रिवीजन का
गाय भैंस अगर उनका सिलेक्शन करना, उनका चुनाव करना है तो किस आधार पर करेंगे, कौन सी अच्छी विधि है, तो वो गुणांकन तालिका विधि। कौन सी है, गुणांकन तालिका विधि। अगर अपन बात करें कि 0 से 50 अंक, 0 से 50 अंक सामान्य पशु की बात करते हैं, किसकी, सामान्य पशु की। और 50 से 75 अंक की बात करें तो वो उत्तम पशु होगा, और 75 से 100 अंक की बात करें तो वो सर्वोत्तम पशु होगा। इसके बाद है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है गुणांक तालिका में शरीर के स्वरूप के लिए अंक निर्धारित है। तो 30 अंक निर्धारित है। कौन सा अंक है, 30 अंक है। वो शरीर के निर्धारण के लिए, शरीर के स्वरूप के लिए, किसके लिए, शरीर के अगर स्वरूप के लिए अंक निर्धारण पूछा जाए किसमें, गुणांक तालिका में। ये तालिका याद रख सकते हैं, सारे अंक अलग अलग हैं यहाँ पे। गुणांकन तालिका में शरीर के स्वरूप के लिए कितना अंक निर्धारित है, तो वो अंक है शरीर के स्वरूप के लिए कौन सा, 30 अंक निर्धारित है। कौन सा है, 30 अंक निर्धारित है। अगर बात करें दूध उत्पादन के लिए कितना अंक निर्धारित है, यही प्रश्न कि गुणांकन तालिका में, किस में बात करें अपन, कि गुणांकन तालिका में दूध उत्पादन के लिए कितना अंक निर्धारित है, कितना है, तो 20 अंक है। दूध उत्पादन के लिए कितना अंक निर्धारित है, तो दूध उत्पादन, ये दूध उत्पादन से रिलेटेड अंक पूछा जाए कितना याद रखना है, तो 20 अंक याद रखना है, 20 अंक। और शरीर के स्वरूप के लिए कौन सा अंक निर्धारित है, शरीर के स्वरूप के लिए वो 30 अंक निर्धारित है। फिर बात करें उत्तम पशु के लिए अंक निर्धारित, अभी मैंने आपको बताया उत्तम पशु के लिए कितना माना जाएगा, 50 से 75 अंक है। अगर गुणांक तालिका के अंदर 50 से 75 अंक दिया है उस पशु को, इसका मतलब वो कैसा है, उत्तम पशु होगा। कैसा, किस प्रकार का पशु होगा, वो उत्तम प्रकार का पशु होगा, उत्तम पशु माना जाएगा उसको। इसके बाद बात करें अगर सर्वोत्तम पशु के लिए निर्धारित अंक कितना है, तो अभी मैंने आपको बताया था अगर 75 से 100 अंक निर्धारित होते हैं, कितना, 75 से 100 अंक होते हैं, तो इस प्रकार का जो पशु माना जाता है वो सर्वोत्तम प्रकार का पशु माना जाता है। कैसा माना जाएगा, सर्वोत्तम पशु माना जाएगा। और अगर साधारण पशु की बात करें या सामान्य पशु है, तो 0 से 50 अंक, 0 से 50 अंक होगा वो साधारण पशु के लिए। तो छठा नंबर प्रश्न है अपने के सामने कि उत्तम पशु के लिए अंक निर्धारित किया जाता है, तो गुणांक तालिका में उत्तम पशु के लिए जो अंक है वो 50 से 75 अंक है। गुणांक तालिका में सर्वोत्तम पशु के लिए अंक निर्धारित है, तो 75 से 100 अंक निर्धारित है। और 8वां प्रश्न है साधारण पशु के लिए कितना अंक निर्धारित है, तो 0 से 50 अंक, 0 से 50 अंक तक रहेगा वो साधारण रहेगा। यहाँ से अपन ने ये भी देख लिया, गुणांक तालिका में शरीर के स्वरूप के लिए 30 अंक है, दूध उत्पादन के लिए कितना है, 20 अंक रहेगा। कितना रहेगा, 20 अंक रहेगा। फिर बात करते हैं अपन नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है अपने सामने कि पशु का चुनाव करते समय शारीरिक दशा में देखा जाता है, तो शारीरिक दशा क्या क्या देखी जाएगी, यानी कहने का मतलब अगर अपन पशु को खरीदना है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी, गधा, ऊंट, जो भी जानवर, जो भी पशु अपन खरीदना चाहते हैं, तो उनका चुनाव किस आधार पर करेंगे। तो अगर देखें अपन, तो सबसे पहले अपन उसकी नस्ल भी देखते हैं कि ये कौन सी नस्ल का है। जैसे अगर मांस उत्पादन के उद्देश्य से ले रहे हैं तो अपन कौन सी नस्ल देखनी है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देखना है तो कौन सी नस्ल है, बोझा ढोने के लिए लेना है तो कौन सी नस्ल है, तो नस्लों को देखेंगे। यानी अपन बात करें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि हम सबसे पहले तो प्रायोरिटी नस्लों को देंगे। इसके बाद हम पशु की त्वचा प्लस उम्र भी बता सकते हैं अपन। अगर ज़्यादा ही उम्र वाला पशु है यानी बुढ़ापन आ चुका तो उसको अपन नहीं खरीदेंगे। यानी त्वचा की चमक होनी चाहिए, यानी एक हट्टा कट्टा अगर बैल खरीदेंगे, ठीक है, गाय है, तो अपन ज़्यादा उम्र के नहीं, कम उम्र के होंगे उनको खरीदेंगे। त्वचा की चमक होनी चाहिए, ये भी सही है। इसके बाद पशु का स्वभाव भी हमें देखना चाहिए, ठीक है। कई पशु ऐसे तो गुस्सैल प्रकृति के, भड़काऊ प्रकृति के होते हैं, तो उनको नहीं खरीद के अपन एक सिंपल साधारण जो स्वभाव का पशु होगा उसको, तो पशु का स्वभाव देखा जाता है, पशु की नस्लें देखी जाती हैं, त्वचा की चमक देखी जाती है, उम्र देखी जाती है। इसके अलावा अपन दांत भी देख सकते हैं। तो यानी ये शारीरिक दशा पूछी गई, क्या पूछी गई है, शारीरिक दशा। तो ऊपर रंग रूप क्या क्या देख सकते हैं अपन, है ना, रंग रूप देखना एक्चुअल में, तो उसकी उम्र कैसी है, चमक कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, नस्ल कैसी है, यानी उपरोक्त सभी। तो ये पशु का चुनाव करते समय शारीरिक रंग रूप या शारीरिक दशा देखनी है हमें, त्वचा की चमक, उम्र, पशु का स्वभाव, उसकी नस्ल क्या है, तो ऑप्शन
डी रहेगा अपना आंसर। फिर बात करें 10वां प्रश्न है पशु की आयु निर्धारण। पशु की आयु निर्धारण किया जाता है। तो पशु की आयु निर्धारण होती है, तो देखिए दांत देखकर भी किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर छोटा पशु है यानी कम उम्र का बछड़ा है तो दांत कम होंगे, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो वो दांत भी बढ़ते हैं उसके। फिर सींग देखकर, क्योंकि सींग पर छल्ले बनते हैं। सींग पर क्या बनते हैं? छल्ले बनते हैं। तो याद रखना जो सींग होते हैं उस पर छल्ले बनते हैं, और प्रत्येक एक वर्ष में, यानी पर बात करें एक वर्ष में एक छल्ला बनता है। एक वर्ष में एक छल्ला, ठीक है, याद रखना एक वर्ष में एक छल्ला बनता है। और पहला छल्ला कब बनेगा सींग पर? तो ये 3 वर्ष की उम्र में बनेगा। कब बनेगा? 3 वर्ष की उम्र में बनता है। कितने वर्ष? 3 वर्ष की उम्र में बनता है। खुर देखकर, तो बिल्कुल सही बात है, खुरों को भी देखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जो पशु होता है वो बड़े होते हैं, उसके खुर भी क्या होते हैं? चौड़े होते हैं, और खुर भी बड़े होते जाते हैं। तो खुर छोटे, इसका मतलब पशु कम उम्र का है। खुर काफी फैले हुए बड़े बड़े हैं, इसका मतलब पशु अधिक उम्र का है। तो पशु की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो पशु की आयु का निर्धारण होता है वो दांत देखकर भी किया जाता है, सींग देखकर भी किया जाता है, क्योंकि सींग पर क्या बनते हैं? छल्ले बनते हैं। प्रत्येक एक वर्ष में एक छल्ला बनता है, और पहला छल्ला जो बनता है वो 3 वर्ष की उम्र में बनता है। खुर देखकर भी किया जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पशु छोटा होगा तो उसके खुर छोटे होंगे, साइज छोटी होगी। पशु बड़ा होगा तो उसके खुर भी क्या होंगे? बड़े आकार के। तो यानी ऑप्शन डी रहने वाला है, उपरोक्त सभी आंसर रहेगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 11वां है अपने सामने। प्रश्न नंबर 11वें की बात करते हैं। पशुओं के खुर को देखकर क्या निर्धारित किया जाता है? अभी अपन ने पढ़ा कि पशुओं के खुर देखकर उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं? पशुओं के खुरों को देखकर उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। खुर छोटे हैं इसका मतलब पशु कम उम्र का है, खुर बड़े हैं इसका मतलब पशु अधिक उम्र का है। फिर बात करें प्रश्न नंबर 12वां है कि पशु की आयु ज्ञात करने की कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि है? तो पशुओं की जो आयु ज्ञात करनी है वो कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि है? तो सींग देखकर, बिल्कुल ही सही, सींग देखकर बात करें वैज्ञानिक विधि, क्योंकि इसमें छल्ले गिनने पड़ते हैं, उसका सूत्र होता है जो छल्ला प्लस 2 वर्ष माना जाता है इसको एक्चुअल में, क्योंकि पहला जो आएगा, अगर छल्ले ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है छल्लों की संख्या प्लस 2। 2 इसलिए लिखा जाता है कि एक वर्ष में खुर आएगा, तो 3 का गैप था पहले साल में, पहली बार जो खुर आता है वो 3 साल में आएगा सींग एक्चुअल में। तो छल्लों की संख्या बराबर प्लस 2। तो ये क्या याद कर सकते हैं अपन? तो ना आयु क्या ज्ञात कर सकते हैं? आयु ज्ञात कर सकते, उस पशु की आयु क्या उसका अपन निर्धारण कर सकते हैं। दांत देखकर, क्योंकि पशुओं में सामान्यतः औसत एवरेज दांत माने जाते हैं 32, मनुष्यों में भी 32 दांत होते हैं, पशुओं में 32 है। शारीरिक दशा देखकर, तो बात करें ऑप्शन ए सही है, वैज्ञानिक विधि है। सींग देखकर आयु का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि सींग पर छल्ले बनते हैं, ठीक है। फिर दांत देखकर, तो सही बात है, दांत देखना भी एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बछड़ा है तो कम दांत होंगे, जैसे जैसे बड़ा होगा दांत बढ़ेंगे। और औसत दांत कितने माना जाते हैं? तो पशुओं में जो औसत दांत होते हैं एवरेज वो 32, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, उनमें एवरेज देखे तो 32 दांत ही होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है अपने पास शारीरिक दशा देखकर, तो ये भी क्या है? एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि अपन को इसमें सारी जानकारी मिल जाती है। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? सींग देखकर, दांत देखकर, शारीरिक दशा देखकर, ये तीनों की तीनों वैज्ञानिक विधि है। और छल्लों की संख्या ये आपकी क्या हो जाएगी? अगर आयु ज्ञात करनी है तो छल्लों की संख्या प्लस 2, ये इसका सूत्र रहेगा। फिर बात करें प्रश्न नंबर 13 है अपने सामने। सींग देखकर आयु का निर्धारण कैसे करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था सींग देखकर आयु का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो सींग पर बने छल्ले देखकर, क्या देखकर? सींग पर बने छल्ले देखकर उस पशु की आयु निर्धारण अपन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पशुओं की सींग पर पहला छल्ला किस आयु में बनता है? तो 3 वर्ष में। ये भी मैंने आपको बताया था अभी जस्ट ही, कि पशुओं के सींग पर जो पहला छल्ला बनता है वो कब बनता है? 3 वर्ष की आयु में बनेगा। और प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनता है। क्या याद रखना है? प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनता है।
बात करें अपन 15वां प्रश्न, निम्न में से किस पशु के सींग पर छल्ले स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो भैंस एक ऐसा पशु है जिसके सींग पर छल्ले बनते हैं, वो क्लियरली दिखाई देते हैं, तो आसानी से नहीं, भैंस की आयु का निर्धारण उन छल्लों की सहायता से आसानी कर सकते हैं कि भैंस इतनी उम्र की है। बात करें 13वां प्रश्न, रिवीजन वापस देख लेते हैं। सींग देखकर आयु का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? तो सींग पर जो छल्ले बनते हैं उनको देखकर, उनको गिन कर आयु का निर्धारण कर सकते हैं। फिर बात करें 14वां प्रश्न है अपने सामने कि पशुओं के सींग पर पहला छल्ला किस आयु में बनता है? तो पशुओं के सींग पर जो पहला छल्ला है वो 3 साल की आयु में बनता है। कब बनता है? 3 साल की आयु में बनता है। प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनता है। क्या याद रखना आपको? प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनता है। फिर आपका ये जो 15वां प्रश्न उसकी बात करें, निम्न में से किस पशु के सींग पर छल्ले स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो अपन बात करें जो भैंस है, भैंस एक ऐसा पशु है जिसके अगर सींग पर छल्ले बन रहे हैं तो वो क्लियरली दिखाई देंगे। प्रश्न नंबर 16 है अपने सामने, आयु का लगभग सही निर्धारण किसको देखकर किया जाएगा? तो एकदम अगर आपके सामने छल्ले भी ऑप्शन में आ जाए, यानी सींग आ जाए, खुर आ जाए, दांत आ जाए, तो इसमें प्रायोरिटी देनी है दांत को। किसको देनी है? दांत को। बिल्कुल सही आंसर रहेगा दांत। अगर अगर आपके सामने ऑप्शन में क्या रह जाए, अगर ऑप्शन में खुर भी आ जाए, ठीक है, तो इसको भी सही नहीं मानना है क्योंकि लगभग सही निर्धारण की बात की है। तो खुर, ठीक है, इसके बाद छल्ले यानी सींग, अपन छल्ले नहीं लिख के क्या लिखते हैं? सींग। तो सींग पर फिक्स लगभग सही इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि जो छल्ले होते हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, तो कई बार आयु के निर्धारण में, गिनने में, थोड़ी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो छल्ले होते हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देते, सींग का अपन फिक्स कह नहीं सकते। खुर एक अनुमान, खुर एक देसी विधि ही अनुमान है। खुर छोटे हैं तो उम्र छोटी है, खुर बड़े हैं तो उम्र ज्यादा है, तो एक अनुमानित विधि है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। लेकिन आयु का लगभग सही निर्धारण किसको देखकर करते हैं? तो दांत को देखकर किया जाता है। किसको देखकर किया जाएगा? दांत को देखकर। अगर पूरे दांत आ चुके हैं इसका मतलब वो यानी वन वयस्क हो चुका है, ये बात सकते हैं, और बछड़ा है तो इसका मतलब वो कम दांत आए हैं। गाय, देखो यहाँ दे रखा है, गाय है, भैंस, भेड़ एवं बकरी में कुल कितने दांत होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था इन पशुओं में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होंगे? चाहे गाय है, चाहे भैंस है, चाहे भेड़ है, चाहे बकरी है, कितने दांत होते हैं? तो इनमें 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। फिर अपन बात करें कि बकरी में भरा मुख अवस्था, बकरी में भरा मुख अवस्था कब आती है? तो बकरी में जो भरा मुख अवस्था है वो कब आती है उसकी बात करें अपन, तो वो 5 वर्ष में आती है। कब आती है वो? 5 वर्ष में आती है। अब ये भरा मुख अवस्था क्या है ये याद रखना है। तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे भरा मुख अवस्था। भरा मुख अवस्था, अगर अपन बात करें कि ये भरा मुख अवस्था क्या है, यानी पूरे दांत आना। सिंपल सी बात करें, पूरे दांत आ जाना। जैसे बकरी में कितने दांत अपन माने हैं? अगर 32 दांत मान रहे हैं तो यानी 32 दांत अगर पूरे आ जाते हैं बकरी में, बकरी में अगर 32 दांत पूरे आ जाते हैं, पूरे दांत आना उसको क्या कहता है? मुख भरा अवस्था। भरा मुख अवस्था यानी मुंह पूरा भरा हुआ है, भरा मुख अवस्था का मतलब होता है बकरी में पूरे दांत आना। 32 दांत कब आएंगे? तो अपन देखें तो 5 वर्ष में। बकरी में भरा मुख अवस्था कब आती है? तो 5 वर्षों में आती है। कब आती है? 5 वर्षों में। तो आयु का लगभग सही निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? खुर एग्जैक्ट नहीं माना जाता है, देसी विधि है। छल्ले भी क्लियर दिखाई नहीं देते, इसलिए अपन प्रायोरिटी देंगे दांत को। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इसमें कुल कितने दांत आते हैं? तो 32 दांत आएंगे। बकरी में भरा मुख अवस्था कब आती है? 5 वर्ष में। अभी मैंने आपको बताया भरा मुख अवस्था का मतलब होता है मुंह के अंदर जो एक्चुअल में पूरे दांत आना, ये 32 दांतों का आना। इसके बाद अपन बात करें प्रश्न नंबर 19 से अपने सामने, जन्म से, ठीक है, यानी जन्मजात बात करें या विशेष प्रजाति, यानी कुछ ऐसे पशु हो सकते हैं जिनके जन्म से, या फिर कुछ ऐसे विशेष प्रजाति के पशु हो सकते हैं जिनके सींग नहीं होते। सींग रहित होना क्या कहलाता है? पोल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल्ड कहलाता है, याद रखना। ऐसे पशु, देखो, सींगों को काट देना डी हार्डिंग कहलाएगा, वो चीज अलग रहेगी। डी होर्डिंग या डी हार्डिंग कहते हैं सींगों को काट देना और इसके बाद उस पशु को अपन सींग रहित बना देते हैं, वो चीज अलग होगी, डी हार्डिंग होगी। लेकिन यहाँ पूछा गया है आपको
कि जन्म से या फिर विशेष ऐसी प्रजाति जिनमें सींग ही नहीं होते हैं उन पशुओं में, तो वो सींग रहित पशु होना क्या कहलाता है? पोल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल्ड कहलाएगा। फिर बात करें गाय, भैंस, बकरी में प्रजनन क्रिया क्या कहलाती है? किसके अंदर? गाय के अंदर, भैंस और बकरी, इन तीनों की बात करें तो उनमें अगर प्रजनन क्रिया हो रही है जिसको क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सर्विंग कहते हैं। याद रखना, क्या कहेंगे उसको? सर्विंग कहा जाता है। ठीक है, जन्म से या विशेष प्रजाति के पशु जिनमें सींग नहीं होते, जन्मजात नहीं होते, उनको पोल्ड कहते हैं। गाय, भैंस, बकरी में प्रजनन क्रिया होती है वो सर्विंग कहलाती है। कौन सी कहलाती है? तो सर्विंग कहलाती है। फिर बात करें भेड़ में प्रजनन केंद्र की प्रजनन क्रिया की बात करें तो अगर भेड़ में जो प्रजनन क्रिया उसको क्या कहते हैं? इसको टुपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो टुपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? टुपिंग बोली जाती है। भेड़ में प्रजनन की क्रिया क्या कहलाती है? तो भेड़ के अंदर जो प्रजनन की क्रिया उसको क्या कहते हैं? उसको टुपिंग कहा जाता है। सूअर में जो प्रजनन क्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? कपलिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? कपलिंग। ये तो कुछ वर्ड याद रखने हैं आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे याद रखना है कि गाय, भैंस, बकरी में सर्विंग कहेंगे अपन। इसके बाद भेड़ में क्या कहेंगे? टुपिंग कहेंगे। सूअर में प्रजनन की क्रिया को क्या बोला जाता है? तो कपलिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है अपने सामने कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का सूत्र है। अभी मैंने आपको पहले बताया था छल्लों की संख्या क्या होती है? छल्लों की संख्या प्लस 2। 2 इसलिए लिखा जाता है कि प्रत्येक 1 वर्ष में 1 छल्ला बनता है, तो 3 साल में 1 छल्ला बनता है। तो एग्जैक्ट पहले वाले 2 साल निकाल के अपन तो पहले 2 साल बना देने हैं। और तीसरे वर्ष में क्या रहा? छल्ला, फिर चौथे में 1, फिर 5वें में, छठे में, रेगुलर छल्ले बनते जाएंगे। और भैंस ऐसा पशु है जिसमें छल्ले क्लियर दिखाई देते हैं और 2 साल पहले मान लेती जब छल्ले नहीं बने थे। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने का सूत्र है छल्लों की संख्या। क्या बोला जाएगा? छल्लों की संख्या प्लस 2। निम्न में से भार निर्धारण विधि है। तो भार निर्धारण है भार तोलने की मशीन द्वारा। बिल्कुल सही है। ठीक है, भार निर्धारण की तो भार तोलने की मशीन है, कांटे के द्वारा या सूत्र के द्वारा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला यानी सूत्र। तो ये अगर पशु का भार निर्धारण करना है या भार कैलकुलेट करना है हमें, तो या तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन होती है उस पर उसको तोल लेंगे अपन, या जो पुरानी विधि थी कांटे, ठीक है, कांटे के द्वारा तोल सकते हैं या सूत्र के द्वारा भी इसको तोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका। तो पशु की आयु ज्ञात करना, छल्लों की संख्या प्लस 2 वर्ष, भार तोलने की मशीन, कांटे द्वारा और सूत्र द्वारा हम पशु की भार निर्धारण कर सकते हैं। अग्रवाल फॉर्मूला संबंधित है तो पशुओं के भार निर्धारण से संबंधित है। महत्वपूर्ण रहेगा ये, सीधा भी पूछ लेगा अपन को कि अग्रवाल फॉर्मूला का क्या तात्पर्य या क्या संबंध है। तो पशुओं के भार को ज्ञात करने के लिए अग्रवाल फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, पशुओं को भार ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला? अग्रवाल है। इसके बाद पशुओं के भार ज्ञात करने के लिए सेफर फॉर्मूला है, सेफर मेथड भी आता है। तो ये भी अपन को याद रखना है, सेफर विधि, सेफर फॉर्मूला। या इस तरह से भी पूछ सकता है सेफर विधि किससे संबंधित है? सेफर विधि है वो पशु भार से संबंधित है। पशुओं का भार निकालने के लिए सेफर विधि का उपयोग किया जाता है। अग्रवाल फॉर्मूला है वो पशुओं के भार में उपयोग किया जाता है। फिर अपन बात करें पशु भार ज्ञात करने के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। अगर अपन पशु का भार ज्ञात कर रहे हैं तो अपना क्या उद्देश्य है, क्यों उन पशुओं का भार ज्ञात कर रहे हैं? तो पहली अपन बात कर लें, पहला ऑप्शन है अपने सामने पशु स्वस्थ के लिए, पशु स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल सही है। अगर पशु का भार अच्छा है, हट्टा कट्टा हेल्दी पशु है, अपन कह सकते हैं पुष्ट है एकदम, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पशु स्वस्थ है। और भार बहुत ही कम है, दुबला पतला पशु, इसका मतलब वो किसी न किसी रोग से ग्रस्त है या उसको खाना पीना सही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अपना पहला उद्देश्य रहेगा कि पशु का स्वास्थ्य कैसा उसको अपन चेक करेंगे। फिर बात करेंगे कि वो प्रजनन के लिए भी उसका अपन चेकअप कर सकते हैं। ठीक है, वो पशु का भार कैसा है तो प्रजनन के लिए भी। इसके बाद अनुसंधान के लिए, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? अनुसंधान के लिए। अगर ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसी कोई जो नई दवाई बनाएगी, नए इंजेक्शन बनाए पशुओं के लिए और किसी पशु पे ट्राई करना है तो उसको अनुसंधान सेंटर में ले जाएंगे। ठीक है, और वहाँ टेस्ट करना है तो वो हेल्दी पशु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुबला पतला मरा हुआ जो पशु उस पर इंजेक्शन लगा दे तो अगर वो मर जाए या फिर कुछ और उल्टी रिएक्शन हो जाए, गलत रिएक्शन हो जाए, तो इससे अच्छा एक हेल्दी पशु ले जाएंगे अपन
तो अनुसंधान के लिए उपयोग कर सकते हैं। हाइब्रिड जो संकरण के द्वारा प्रजनन करवाया जाता है आर्टिफिशियल, तो उसके लिए भी, और पशु स्वास्थ्य के लिए। तो ये पशु भार ज्ञात करने के 3 उद्देश्य हैं मुख्य रूप से। फिर अपने सामने आता है प्रश्न नंबर 28। पशु आवास कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य रूप से सभी जानते हैं लोग कि पशु आवास दो प्रकार के होते हैं। बंद आवास, ठीक है, खुले में रहने वाले, जिसे गौशाला में मोस्ट ऑफ क्या करके खुले में रहते हैं, और घरों में कहाँ रहते हैं? तो बंद आवास में रहते हैं। घरों में अगर किसी के घर पे 3-4 पशु, 2 पशु, ज़्यादा से 10 एक पशु है, तो इनके लिए छोटा सा तबेला बनाया जाता है या कोई ऐसा रूम तैयार किया जाता है जिसको इसमें रखा जाता है। तो एक तो बंद आवास होता है और दूसरा खुला आवास होता है। खुला आवास मोस्ट ऑफ बड़ी बड़ी गौशाला होती है, वहां पे क्या रहता है? उनका खुला आवास रहता है। तो ये 2 प्रकार का हो जाएगा। एक तो बंद प्रकार का, जो घरेलू अपन पालते हैं मोस्ट ऑफ, वो बंद प्रकार का होता है। बड़ी बड़ी गौशाला होती है वो खुले प्रकार का आवास। पशुओं में दांत कितने होते हैं? अभी अपन ने बताया था, पशुओं में 32 दांत होते हैं। 30वां प्रश्न, और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, पशु को सींग रहित करना कहलाता है डीहॉर्निंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हॉर्निंग यानी सींग, डीहॉर्निंग। तो डीहॉर्निंग पशुओं का सींग हटा देना। क्या बोले? अगर पशु में सींग है और सींग को काट दिया जाता है तो इसको डीहॉर्निंग कहते हैं। पशु आवास 2 प्रकार के, बंद और खुला आवास। बड़ी गौशालाएं होती है वो अपन खुला आवास मान सकते हैं, और बंद यानी घरेलू जो तबेला छोटा मोटा बना के रखते हैं वो बंद आवास है। पशुओं में दांत होते हैं 32। पशुओं की सींग रहित करना, सींगों को काटना डीहॉर्निंग कहते हैं। तो साथ ही इस प्रकार हमने आज के जो पशु की आयु निर्धारण था उससे संबंधित 30 प्रश्नों को किया है। आप सेशन को एक बार शेयर जरूर करें। तब तक अपन पहली स्लाइड पे आ जाते हैं और पहला प्रश्न है, आज अपन रिवीजन कर लेते हैं प्रश्नों को। 5 मिनट के अंदर पूरे प्रश्नों का अपन रिवीजन कर लेते हैं। तब तक एक बार सेशन को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें। जो भी साथी तैयारी कर रहे हो उन सभी तक इसको पहुंचा दें। बात करें पशु का चुनाव करना चाहिए यानी पशु खरीदना है तो किस आधार पर चुनाव करना चाहिए? दूध उत्पादन देखकर, बिल्कुल सही है। पशु अगर दूध अच्छा खासा दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, तो दूध उत्पादन देखेंगे, उसकी वंशावली देखेंगे, गुणधर्मों की जानकारी हो जाएगी, और गुणांकन तालिका से हमें भी पता चल जाएगा उसका भार कैसा है, उत्तम प्रकार का, सामान्य प्रकार का जानकारी मिलेगी, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, पशु के पूर्वजों के गुणों के बारे में अगर सही पता लगाना, उसकी जानकारी चाहिए तो वंशावली पंजिका से देखना चाहिए। कहाँ देखना पड़ेगा हमें? उसकी वंशावली जो पंजिका है वह। गाय भैंस के चुनाव करने के लिए सर्वोत्तम और सही विधि कौन सी मानी जाती है? तो वो गुणांकन तालिका से माना जाता है। किसको माना जाता है? गुणांकन तालिका विधि मानी जाती है, जो सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है और सबसे प्रसिद्ध विधि है। 0 से 50 अंक है गुणांकन तालिका में। अगर किसी पशु के लिए 0 से 50 अंक है, इसका मतलब साधारण पशु है, सामान्य पशु है। 50 से 75 अंक दिए, इसका मतलब उत्तम प्रकार का पशु है। और 75 से 100 अंक दिए, इसका मतलब सर्वोत्तम पशु माना जाता है। गुणांकन तालिका में शरीर के स्वरूप के लिए, शरीर कैसा हो उसके लिए अगर अंक निर्धारण है तो कौन सा है? 30 अंक है। शरीर के स्वरूप के लिए कौन सा अंक निर्धारित है? तो 30 अंक शरीर के स्वरूप के लिए निर्धारित है। बात करें 5वां प्रश्न, दूध उत्पादन के लिए कितना अंक निर्धारित किया गया है? तो दूध उत्पादन के लिए कितना अंक है? तो 20 है ना। दूध उत्पादन के लिए कितना अंक है? तो 20 अंक है। वो दूध उत्पादन से रिलेटेड बताएगा। इसके बाद बात करें अपन उत्तम पशु है तो 50 से 75 की बात करेंगे। सर्वोत्तम है तो गुणांक में 75 से 100 अंक निर्धारित होंगे। और साधारण पशु है, सामान्य पशु है तो 0 से 50। तो ये अपन 3-4 बार रिवीजन कर चुके हैं, यही याद कर लेना आपको। फिर बात करें पशु का चुनाव करना चाहिए तो उसकी त्वचा है, त्वचा की चमक कैसी है, डल तो नहीं है, उम्र ज्यादा तो नहीं हो गई है, उसकी उम्र पता करनी है। पशु का स्वभाव कैसा वो भी देखना है, उसकी नस्ल कैसी वो भी, यानी उपरोक्त सभी रहेगा। अगर किसी पशु का सिलेक्शन करना है, रंग रूप, शारीरिक रंग रूप क्या क्या देखना है? त्वचा है, उम्र है, उसका स्वभाव और उसकी नस्ल, ये सभी के सभी गुणधर्म हमें देखने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 10, पशु की आयु का निर्धारण करना है तो दांत देखकर, ठीक है, सींग देखकर और खुर देखकर। अगर ये चारों ऑप्शन हैं आपके सामने और इसके बाद भी हमें किसी एक को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी तो अपन ने बताया था दांत देखकर। ये एक वैज्ञानिक विधि है और बिल्कुल सटीक विधि मानी जाती है, ठीक है, दांत देखकर। तो पशु का आयु निर्धारण करने के बाद दांत देखकर अपन कर सकते हैं, ठीक है। सींग देखकर भी कर सकते हैं क्योंकि सींग पर क्या बनते हैं? छल्ले, और प्रत्येक वर्ष में एक छल्ला बनता है और पहला छल्ला जो बनता है वो 3 वर्ष की आयु में बनता है। खुर देखकर, खुर छोटे इसका मतलब पशु की आयु कम है, खुर बड़े इसका मतलब पशु की आयु
ज्यादा है। उपरोक्त सभी रहेगा यहाँ पे, ये सारे के सारे ऑप्शन सही रहेंगे। फिर बात करें अपन कि पशुओं के खुरों को देखकर उसके आयु का पता लगा सकते हैं। ठीक है, पशुओं की खुरों को देखकर उसके आयु का पता लगा सकते हैं। पशुओं की आयु को ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि है सींग देखकर, वैज्ञानिक विधि है दांत देखकर, उसके वैज्ञानिक विधि है। इसके बाद देखें शारीरिक दशा देखकर, शारीरिक रंग रूप देखकर, उसकी त्वचा देखकर, वो भी कैसी है, वैज्ञानिक विधि है। लेकिन खुर देखना एक देसी विधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ये एक देसी विधि है। अगर क्योंकि ये एक अनुमानित विधि है, अगर खुर बड़े हैं तो उसकी आयु ज्यादा होगी। छल्लों की संख्या +2, आयु पशु की आयु निर्धारण का सूत्र क्या था, छल्लों की संख्या +2 वर्ष मानी जाती है। इसके बाद सींग देखकर आयु का निर्धारण किसके आधार पर कर सकते हैं, यानी आयु कैसे कर सकते हैं। तो सींग पर क्या बनते हैं, छल्ले बनते हैं। प्रत्येक साल में एक छल्ला बनता है और 3 वर्ष में पहला छल्ला बनता है। तो सींग देखकर आयु का निर्धारण कर सकते हैं, सींग पर बने छल्ले देखकर। बात करें 14वां प्रश्न रिवीजन का कि पशुओं के सींग पर पहला छल्ला किस आयु में बनता है। तो पशुओं के सींग पर पहला जो छल्ला है 3 वर्ष की आयु में बनता है। कब बनता है, 3 वर्ष की आयु में। और आज का अपना 15वां प्रश्न है रिवीजन का, निम्न में से किस पशु के सींग पर स्पष्ट छल्ले बनते हैं, क्लियर एकदम छल्ले दिखाई देंगे, वो होगा भैंस। कौन सी होगी, भैंस ऐसा पशु होगा जिस पर अगर छल्ले बन रहे हैं सींग पर तो वो क्लियर हमें दिखाई देंगे। साथ ही एक बार वीडियो को आप शेयर भी कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब कब क्लासें हो रही है अपनी। पशु परिचर से जितने भी टॉपिक है जो पी पार्ट के, वो पूरे के पूरे करवाएंगे। उसके जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन करवाएंगे आप। 16वां प्रश्न है, आयु का लगभग सही निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो मैंने बताया था खुर एक अनुमानित विधि है और सींग होते हैं, उस पर छल्ले तो बनते हैं, लेकिन कई बार अगर पशुओं में छल्ले क्लियर नहीं दिखे तो आयु के जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी गड़बड़ रहेगी। इससे अच्छा दांत एक परफेक्ट विधि मानी जाती है, दांत को देखकर आयु का सही निर्धारण कर सकते हैं। फिर 17वां है, गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी में कुल कितने दांत होते हैं। तो एवरेज कैलकुलेशन मानी जाती है तो 32 दांत माने जाते हैं। बकरी में भरामुख अवस्था कब आती है, मैंने बताया था भरामुख अवस्था का मतलब होता है कि दांत पूरे आ जाना। भरामुख अवस्था का मतलब क्या होता है, दांत पूरे आ जाता। तो बकरी में 5 वर्षों में भरामुख अवस्था आती है। भरामुख अवस्था का मतलब होता है पूरे दांत आ जाना। जन्म से या फिर विशेष प्रजाति जिसमें सींग नहीं होते हैं, क्या नहीं होता, सींग नहीं होते हैं। और आपने भी अपने आसपास एरिया में कई ऐसे जो बकरियां हैं या जो बकरे होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि सींग नहीं होते। क्या नहीं होते, सींग नहीं होते, उनको कहते हैं पोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल्ड। तो ऐसे पशु जिनमें जन्मजात सींग नहीं होते हैं उनको कह लेते हैं पोल्ड कहते हैं। गाय, भैंस, बकरी में प्रजनन क्रिया को क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। गाय, भैंस, बकरी में जो प्रजनन क्रिया होती है उसको कहते हैं सर्विंग। इसके बाद भेड़ में जो प्रजनन क्रिया होती है उसको कहते हैं टूपिंग। क्या कहते हैं, टूपिंग कहते हैं। भेड़ में जो प्रजनन क्रिया होती है उसको। सुअर में जो प्रजनन क्रिया होती है इसको कहते हैं कपलिंग कहते हैं। सुअर के अंतर्गत जो प्रजनन क्रिया होती है इसको कहते हैं टपलिंग। भेड़ में होती है इसको टूपिंग, और भेड़ बकरी में बकरी और भैंस में होती है इसको कहते हैं सर्विंग। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सूत्र बार बार याद कर रहा हूं, छल्लों की संख्या +2 वर्ष। क्या मानेंगे, छल्लों की संख्या +2 वर्ष। 2 वर्ष ले रखा क्योंकि 3 वर्षों तक पहला छल्ला बनता है, तो 1 वर्ष वो मान लेंगे अपन। निम्न में से भार निर्धारण विधि है, ठीक है। भार को इलेक्ट्रॉनिक वेट जो मशीन होती है इसके द्वारा तोल सकते हैं। पुरानी जो विधि थी कांटे के द्वारा और सूत्र के द्वारा, ये तीनों हैं जिसके द्वारा भार का निर्धारण कर सकते हैं। अग्रवाल फॉर्मूला का संबंध किससे है, तो अग्रवाल फॉर्मूला पशु भार से संबंधित है। किससे है, पशु भार निर्धारण करना तो अग्रवाल फॉर्मूला है। शेफर विधि, शेफर फॉर्मूला का उपयोग भी किया जाता है, तो वो पशु भार निर्धारण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, पशु भार ज्ञात करना उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था पशु स्वस्थ है उसके लिए भार निर्धारण जरूरी है। अगर कोई प्रजनन क्रिया करवानी है, ठीक है, उसके लिए भार देखना जरूरी है। अनुसंधान करना है तो उसके लिए भी भार निर्धारण होना जरूरी है। उसका भार हमें पता होना चाहिए वो एक्चुअल में कितना है। अगर कमजोर है तो उस पर कोई अपन अनुसंधान करेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। हमें एक हष्ट-पुष्ट पशु चाहिए उसके लिए। फिर पशु आवास कितने प्रकार के होते हैं। पशु आवास मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, बंद पशु आवास कह सकते हैं और खुला पशु आवास अपन कह सकते हैं। इसके बाद बात करें तो पशुओं में दांत होते हैं, तो पशुओं में जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं। कितने होते हैं, पशुओं में जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं। पशु को सींग रहित करना क्या कहलाता है,
तो पशुओं को जो सींग रहित करना होता है वो डी होर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, डी हॉर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? डी हॉर्निंग। तो साथियों, इस प्रकार आज हमने पशुओं की जो उम्र निर्धारण थी उससे रिलेटेड 30 प्रश्नों को कवर किया है। तो सेशन को एक बार आप शेयर भी कर दें जल्दी से जल्दी और वीडियो को लाइक भी करें। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।